Hello student, welcome to my channel Chemistry Express. I hope you are fit and hit at home और ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फायदा उठा रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का रिस्पांस आता रहता है कि सर केमिस्ट्री बहुत कंफ्यूजिंग वाला सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम आप लोग का मिसकंसेप्शन जो है दूर करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझा जाए तो केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, खास करके इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि ये लाइफ से इतना कनेक्टेड है, इट इज सो कनेक्टेड इन आवर लाइफ दैट्स एवरीवेयर वी नीड केमिस्ट्री टू अप्रोच। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। किचन में चाय बनानी हो तो हमें कंपोजिशन का जरूरत पड़ता है, कितनी शक्कर लेनी है, कितनी चाय लेनी है, कितना वाटर लेना है, कितना मिल्क लेना है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री हमारे लाइफ में एवरीवेयर इन्वॉल्व है। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो क्यों नहीं इसको हम इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। If you have any doubt then please write to comment box. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली ये चैप्टर एक टूल्स है, या आप कह सकते हैं कि एक की है, चाबी, जिससे आप केमिस्ट्री का लॉक खोल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट और कुछ रिकेप जो आप लोग 9 और 10 क्लास में पढ़ के आए हैं एज ए रिविजन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, a structure and properties of matter. Properties of matter. It is the branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of matter. Definition से हम लोग ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो मैटर के कंपोजिशन को डील करता है, मैटर के कंपोजिशन को डील करता है। और हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, 9 क्लास में पढ़े हैं, 10 क्लास में पढ़े हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, और ये भी पढ़े हैं कि एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सिंपली वी कैन से केमिस्ट्री इज द science of atoms and molecules. ये तो हम लोगों ने देखा कि यह डेफिनेशन है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब ये मैटर के कंपोजिशन को डिस्कस करता है, मैटर के कंपोजिशन को डिस्कस करता है, तो हम लोग मैटर के कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। ये आप लोग 9 और 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। एज ए रिवीजन हम लोग एक फ्लो चार्ट के द्वारा जो है कंपोजिशन ऑफ मैटर समझ। तो मैटर क्या है हम लोग पढ़े हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर।
जो स्पेस हो, घेरता हो, जिसमें मास हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर को उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कैसा दिखता है, हाउ द मैटर लुक्स लाइक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, रफ और सॉफ्ट, व्हाट इज द कलर, टेक्सचर, लाइक दैट। तो उसके अनुसार से मैटर को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। ये सारा कुछ आप लोग 9 और 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या है? क्लास ऑफ मैटर दिस हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड हार्ड टू कंप्रेस्ड। क्यों हार्ड टू कंप्रेस्ड है हम लोग जानते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ये, इसके मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लो और इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी हाई होता है। दूसरा लिक्विड है, ये क्लास ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट डजंट हैव डेफिनेट शेप। इसका शेप डेफिनेट नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम जो है डेफिनेट होता है। ये इट कैन फ्लो, ये बह सकते हैं, और इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। और तीसरा जो है गैस, दिस इज क्लास ऑफ मैटर विच हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो इसका डेफिनेट शेप होता है, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये जिस कंटेनर में रख दें उसको पूरा ऑक्युपाई कर लेता है। क्यों? इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है काफी ज्यादा होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये तीनों फॉर्म जो है मैटर का वो इंटर कन्वर्टेबल है। अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं सॉलिड में, इट चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस, और इफ वी रिमूव द हीट और फिर वापस गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में ये आ सकता है। तो ये हमारा ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा मिक्सचर, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। प्योर सब्सटेंसेस को फिर ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें 9 क्लास में। एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है, they composed of same types of atoms। अभी तक हम लोग को ऑफिशियली 118 एलिमेंट ज्ञात है, नॉन, ये भी हम लोग जानते हैं। कंपाउंड ये भी प्योर सब्सटेंस है जो जब एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं डेफिनेट कंपोजिशन में तब कंपाउंड फॉर्म करता है। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होता है। हम लोग जानते हैं व्हेन एटम कंबाइन फॉर्म मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल से बना होता है। अब एलिमेंट को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, और यू कैन से सेमी मेटल, मेटलॉइड और सेमी मेटल। नो, कंपाउंड फिर दो पार्ट में बटा हुआ है,
inorganic compound and organic compound. मेटल हम लोग जानते हैं, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड हम लोग 8-9 क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। कंपाउंड फिर बटा हुआ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक जो रॉक और मिनरल से जो प्राप्त होते हैं वो इनऑर्गेनिक में रखा गया है, और जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर अगेन क्लासिफाइड इनटू पार्ट होमोजेनियस and heterogeneous. होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग जानते हैं जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हेट्रोजेनियस जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये हम लोग देखें फ्लो चार्ट मैटर का कंपोजिशन। मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन दो पार्ट में बांटा जा रहा है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार सॉलिड, लिक्विड और गैस में बटा हुआ है। केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस अगेन क्लासिफाइड एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड और सेमी मेटल में बटा हुआ है। कंपाउंड फिर अगेन क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रॉक और मिनरल से प्राप्त हो रहा है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है। मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है, इसको फिर दो पार्ट में बांटते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हेट्रोजेनियस जो नॉन यूनिफॉर्म। तो हम लोग देखें मैटर और उसका कंपोजिशन किस तरह से वो क्लासिफाई किया गया है एज ए रिकैप। अब हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है, पूरा होल केमिस्ट्री कुछ लॉ पर रन कर रहा है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को देयर आर 5 लॉज ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। The law is known as law of chemical combination. Law of chemical combination. इसमें से दो लॉ हम लोग प्रीवियस क्लास में 9 क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। The first one is law of conservation of mass. Second one is law of constant proportion. And third, law of multiple portion. And fourth is Gay-Lussac law. Gay-Lussac's law of gaseous volume. And fifth, Avogadro's law. तो ये 5 लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स remains equal to total mass of product. That is
total mass of reactants is equal to total mass of product। जैसे एक एग्जांपल है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते तो मर्करी और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। अब अगर हम लोग सपोज करें कि 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया गया था रिएक्शन के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, और हमें 7.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रहा है, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार क्या होना चाहिए? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको मान लें कि मरकरी का मास x ग्राम है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ 100 ग्राम इज इक्वल टू x ग्राम 7.4 ग्राम, therefore x is equal to 100 minus 7.4, it comes to be 92.6 ग्राम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग इसको 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग सेकेंड लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Second law is law of constant proportion। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन एनी केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एलिमेंट जो है फिक्स होल नंबर रेशियो में जुड़े रहते हैं। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब suppose 2:3, 4:3 like that, not 2:2.5, this is not a whole number। तो लॉ कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट जो है सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं बाय मास। यानी कोई भी कंपाउंड को चाहे हम किसी भी विधि द्वारा किसी मेथड से बनाएं, उसमें जो एलिमेंट्स हैं ऑलवेज कंबाइंड टू सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को चाहे हम किस कुएं से, वेल से प्राप्त करें, झरने के जल से प्राप्त करें, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:16 हम लोग देख रहे हैं। 2 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन, 16 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। रेशियो इज 2:16, दैट इज 1:8। तो अगर वाटर को किसी भी विधि से बनाया जाए, किसी भी मेथड से प्राप्त किया जाए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ऑलवेज कम्स टू बी 1:8। ये हम लोग समझ रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं 2 है, अगर ग्राम में ये 1 होता है, ये चूंकि 2 एटम हाइड्रोजन है यहाँ, इसलिए अगर बाय मास लेते हैं तो ये 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं 16 है, तो अगर ग्राम में हम लोग लेंगे 16 ग्राम, तो दोनों का रेशियो 2:16 1:8 आया। तो कोई भी कंपाउंड हो, उसको किसी भी मेथड से बनाया जाए, उसमें जो एलिमेंट्स हैं ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम लोग थर्ड लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है कि अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं,
दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, तो एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास है दूसरे एलिमेंट के जो फिक्स मास से कंबाइन करता है, वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर से समझेंगे, अगर दो एलिमेंट, जैसे यहां देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो लॉ कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास है दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में। जैसे यहां हम देख रहे हैं इस फर्स्ट केस में कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम लोग एटॉमिक मास ग्राम में यहां ले तो 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन here and CO2 में 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विथ 16 टू 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो यहाँ ये डिफरेंट मास है कार्बन के फिक्स मास से, देखिए यहाँ कार्बन का मास फिक्स है, दोनों 12 ग्राम है, कार्बन के फिक्स मास से ये डिफरेंट ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास कंबाइन कर रहा है, ये आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, दैट इज 16:32 1:2। दूसरे एग्जांपल से भी हम लोग समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाता है, एक तो हम लोग जानते हैं H2O वाटर और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इस फर्स्ट केस में देख रहे सॉरी 2 ग्राम हाइड्रोजन combined with 16 gram oxygen. Here 2 gram hydrogen combined with 32 gram oxygen. So यहाँ हाइड्रोजन का मास फिक्स, तो देख रहे हैं डिफरेंट मासेस जो ऑक्सीजन का कंबाइन कर रहा है वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में है। तो यही ये लॉ कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास है दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करता है, वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में रहता है। इफ two elements combine to form two or more than two different compound, then different mass of one element which combine with the fixed mass of other are in simple whole number ratio. This is law of multiple proportion. अब हम लोग नेक्स्ट लॉ देखेंगे, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, Gay-Lussac law of gaseous volume। जैसा कि देख रहे हैं ये गैसों के लिए है, दिस लॉ इज, और मेनली ये रिलेटेड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से भी हम लोग देखेंगे। गे-लुसाक लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ गैसेस आर कंबाइंड to form product, then they do so in volume that combine with simple whole number ratio। अगर गैस आपस में कंबाइन करते हैं या किसी रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट होते हैं, बनते हैं, तो वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। फिर से समझते हैं कि अगर
किसी केमिकल रिएक्शन में गैस कंबाइन करते हैं तो भी वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, या बनते प्रोडक्ट होते तो भी वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग यहां देखते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है और 2 वॉल्यूम HCl गैस बना रहा है। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम 1:1:2, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो लॉ कह रहा है कि अगर गैस कंबाइन करते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर और प्रेशर आर कांस्टेंट। नाउ हम लोग देखेंगे फिफ्थ लॉ। पांचवा लॉ क्या है? एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contain equal number of molecules. At constant temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of molecules. That is, V is directly proportional to N, where N is the number of molecules. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सब इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, कुछ रिकैप देखा जो हम लोग 9-10 क्लास में पहले से पढ़े हुए हैं, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 5 लॉ। इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पांचों लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक मास यूनिट पर डिस्कस किया जाएगा। तो गुड बाय, थैंक यू।